शहर छात के शहंशाह जुबैर को मुख्तलिफ किस्म के परिंदे पालने का बेहद शौकन था। इसलिए उन्होंने अपने शाही महल के नजदीक एक बहुत बड़ा बाग बनवाया हुआ था, जिसमें तरह तरह के परिंदे रखे हुए थे। सल्तनत में कोई ऐसा व्यापारी आता जो परिंदों को फरोख्त करता था, तो वह शहंशाह जुबैर के पास जरूर जाता था और शहंशाह उसे मुंह मांगी कीमत देकर अपनी पसंद के परिंदे खरीद लेते थे। इसके अलावा शहंशाह खुद भी अक्सर जंगल में जाकर परिंदों को पकड़ा करते थे। एक बार की बात है, शहंशाह जंगल में गए। वहां पर उन्हें किस्म किस्म के तोते और दूसरे परिंदे नजर आए कि तभी शहंशाह की निगाह एक हिरण पर पड़ी। शहंशाह उस हिरण को जिंदा ही पकड़ना चाहते थे। शहंशाह ने अपना घोड़ा उस हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण भागते भागते झाड़ियों में कहीं गुम हो गया और शहंशाह के हाथ न लग सका। अब शहंशाह जुबैर बहुत ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगे, लेकिन वह जंगल में भटक चुके थे और रास्ता भूल गए थे। हिरण का पीछा करते हुए वह जंगल में न जाने कितनी दूर तक आ चुके थे। उनके आसपास घने दरख्तों के अलावा और कुछ नहीं था। शहंशाह जुबैर सोचने लगे, जंगल में रुकना मुनासिब नहीं है और मुझे किसी रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि मैं महल पहुंच सकूं या फिर अपने साथियों से मिल सकूं। यह सोचकर शहंशाह एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। शहंशाह को चलते हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर उन्हें कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब तो आफताब भी गोरूब होने लगा था और शहंशाह अंधेरा होने से पहले महल पहुंचना चाहते थे। चलते चलते शहंशाह को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर तक चलने पर उन्हें रोशनी नजर आने लगी। शहंशाह उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ते गए। नजदीक पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि वह एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी अहलिया बैठे हुए थे। किसान शहंशाह को देखकर हैरान हुआ और उसने घबराते हुए पूछा, जहांपना, आप यहां पर कैसे? शहंशाह बोले, मैं यहां पर परिंदे पकड़ने के लिए आया था और एक हिरण का पीछा करते हुए मैं रास्ता भूल गया। मैं यहां पर रात गुजारना चाहता हूं। सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। किसान ने बेचैन होकर कहा, जहांपना, यह सब कुछ तो आपका ही दिया हुआ है, मगर आप यहां पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो अच्छा बिस्तर तक नहीं है। शहंशाह ने कहा, तो क्या हुआ? मैं भी अगर एक किसान होता तो क्या मैं शाही महल के मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने शहंशाह के घोड़े को एक दरख्त से बांध दिया और घोड़े के सामने खाने के लिए कुछ घास डाल दी। शहंशाह ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान बोला, जहांपना, मेरा नाम सलीम है। और फिर शहंशाह ने कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए लेकर आओ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे पास तो आपके खाने के लायक कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं और वह आप नहीं खा पाएंगे। शहंशाह ने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं रोटियां खा लूंगा, तुम बस लेकर आ जाओ। किसान हैरानी से शहंशाह की ओर देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां लेकर आ गया। शहंशाह ने रोटियां खाईं, पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहुत ज्यादा थके होने के कारण शहंशाह जुबैर को जल्दी ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो शहंशाह ने अपने वापस जाने की तैयारी की। वो किसान सलीम से बोले, अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे जरूर मिलना। अब मुझे रास्ता बता दो ताकि मैं जंगल से बाहर निकल सकूं। सलीम ने शहंशाह को रास्ता समझाया और फिर वापस अपनी झोंपड़ी में आ गया। सलीम ने देखा कि उसकी अहलिया के हाथ में एक सोने का हार था। अहलिया कहने लगी, जिस जगह पर जहांपनाह सोए हुए थे, यह सोने की माला वहीं पर पड़ी हुई थी। सलीम ने अपनी अहलिया के हाथ से वह सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी शाही महल जाना चाहता हूं। यह सोने का हार मैं जहांपनाह को वापस दे दूंगा। अहलिया कहने लगी, अरे ये तुम क्या कहते हो जी? घर आई हुई दौलत को भला कोई ठुकराता है? और फिर अहलिया गुस्से में कहने लगी, तुमने कोई चोरी थोड़े ही ना की है, इसे फरोख्त कर हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सलीम ने उस सोने की माला को उलट पलट कर देखा।
उसमें एक चमकीला हीरा भी लगा हुआ था। अपनी अहलिया की बात सुनकर सलीम को गुस्सा आ गया और वह बोला, अरे किस्मत वाली, तुम सोच समझकर बात करो। यह सोने का हार ना तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ना ही मेरी मेहनत की, तो फिर हम इसे नहीं रख सकते। मैं इसे जरूर वापस करने जाऊंगा। अब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, खामोशी से रोटियां बना दो। और फिर उसी शाम को सलीम शाही महल में जा पहुंचा। शाही महल के निगाहबानों ने सलीम को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया और उसे अंदर नहीं जाने दिया। सलीम ने निगाहबान को बहुत ही इल्तिजा की, मगर फिर भी वह नहीं माने। आखिरकार सलीम ने निगाहबान से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन जहां पनाह से सिर्फ इतना कह दो कि कल शाम वाला सलीम आया है। निगाहबान उसकी बात मान गए और यह खबर अंदर शहंशाह तक पहुंचा दी गई। शहंशाह ने हुक्म दिया, फौरन सलीम को अंदर लेकर आया जाए। सलीम ने शहंशाह को सलाम किया और फिर वह सोने की माला शहंशाह के सामने रख दी। शहंशाह जुबैर इस बात से बहुत ही खुश थे और कहने लगे, सलीम, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूं। यह सोने की माला मैंने जानबूझकर वहां पर छोड़ी थी। यह बात सुनकर सलीम हैरान रह गया और कहने लगा, हुजूर, जानबूझकर? शहंशाह ने कहा, हां, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की आजमाइश लेना चाहता था। अब तुम उस आजमाइश में बिल्कुल खरे उतरे हो और तुम इनाम के हकदार हो। देखो, ऐसा है कि मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की बहुत ही जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें अपने शाही दरबार में एक खजांची की नौकरी देता हूं। क्या तुम्हें मंजूर है? सलीम ने कहा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूं। आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं वही करूंगा, मगर जहां पनाह मैं इस अहदे के काबिल नहीं हूं, फिर भी आपके हुक्म का पालन करना मेरा फर्ज है। सलीम ने अपनी अहलिया को भी वहीं पर बुला लिया। शहंशाह ने सलीम और उसकी अहलिया को रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान दिलवा दिया। अब सलीम खजांची के तौर पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने लगा। शहंशाह जुबैर सलीम के काम से बहुत ही खुश थे। इसके अलावा शहंशाह कभी कभी सलीम से अपने इंतजामिया के कामों में भी मशवरा ले लिया करते थे और शहंशाह को उसकी सलाह बहुत पसंद भी आती थी। इस तरह कुछ दिन गुजरे। दूसरी तरफ शहंशाह की बेगम को शहंशाह के जरिए अपने खजांची के साथ मशवरा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अक्सर शहंशाह से कहती थी, जहां पनाह, आप अपने खजांची से फासला बनाकर रखें, क्योंकि असल में तो वह एक गरीब किसान ही है। आपने इसे जरूरत से ज्यादा एहतराम दिया है। मगर शहंशाह जानते थे कि सलीम एक बहुत ही ईमानदार और अक्लमंद आदमी है। वह अपनी बेगम की ऐसी बातों को हमेशा अनसुना कर दिया करते थे। असल बात तो यह थी कि बेगम का सगा भाई भी इसी शाही महल में रहता था। बेगम चाहती थी कि शहंशाह उसके भाई को अपना सलाहकार बना ले। वह हमेशा किसी ऐसे मौके की तलाश में रहती थी जब सलीम को नीचा दिखाया जा सके। एक दिन की बात है, बेगम शहंशाह से कहने लगी, आप हमेशा अपने खजांची से मशवरा करते हैं। आपने कभी मेरे भाई को मौका नहीं दिया। उसके अंदर भी अकल और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि मेरा भाई आपके खजांची से भी ज्यादा अक्लमंद और समझदार है। शहंशाह जुबैर कहने लगे, बेगम, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों के बीच एक अक्ल की आजमाइश रखूंगा। जो भी उस आजमाइश में खरा उतरेगा, उससे साबित हो जाएगा कि दोनों में से ज्यादा अक्लमंद कौन है। अगर तुम्हारा भाई इस आजमाइश में खरा उतरा तो मैं यकीनन उसे अपने दरबार में सलाहकार बना लूंगा। बेगम बोली, ठीक है जहां अपना, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और फिर शहंशाह ने अपने खजांची और बेगम के भाई को बुलाया। उन दोनों से कहा, तुम दोनों तैयार हो? तुम दोनों मेरे साथ चलो। शहंशाह अपने खजांची और बेगम के भाई को लेकर महल से कुछ दूर जा पहुंचे, जहां पर एक खुले मैदान में मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। शहंशाह ने बेगम के भाई सुल्तान से कहा, सुल्तान, तुम यह बड़ा सा मिट्टी का ढेर देख रहे हो ना? तुम्हें इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना होगा। तुम्हारे पास 20 दिन का वक्त है। इतना कहकर जहां पनाह वहां से रुखसत हो गए और फिर वह अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर जा पहुंचे। वहां पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही
मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। शहंशाह ने अपने खजांची सलीम से कहा कि आपको भी इस मिट्टी के ढेर को सोने में बदलना है और आपके पास इस काम के लिए सिर्फ 20 दिन का वक्त है। इस दौरान शहंशाह की बेगम भी उन्हीं के साथ थी और फिर शहंशाह बेगम दोनों वापस महल में आ गए। अब वे दोनों अगले 20 दिन गुजरने का इंतजार करने लगे। इस मुद्दत के दौरान बेगम का भाई सुल्तान यह सोच सोचकर बहुत ही परेशान था कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए। आखिर में उसे लगा कि शायद शहंशाह का यह कहना था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हुआ है। यह सोचकर वह मिट्टी के ढेर को हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, मगर उसे कोई फायदा न हुआ। वहां पर खुदाई करने के बाद भी उसे कोई सोना नहीं मिला और वह थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन का वक्त पूरा हो चुका था। शहंशाह और बेगम दोनों ने यह फैसला किया कि अब उन्हें जाकर देखना चाहिए कि उनकी दी गई आजमाइश में कौन खरा उतरा। शहंशाह बेगम सबसे पहले उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर बेगम का भाई सुल्तान था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसे का वैसा ही लगा हुआ था और बेगम का भाई सर पर हाथ रखे हुए एक तरफ बैठा था। यह देखकर शहंशाह बेगम दोनों को बहुत ही हैरानी हुई। इसके बाद वे दोनों उस जगह पर जा पहुंचे जहां पर खजांची सलीम को काम दिया गया था। जब शहंशाह बेगम वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह मिट्टी का बड़ा सा ढेर वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि उसकी जगह पर कई मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे घड़ा, सुराही, मटका वगैरह वगैरह। खजांची शहंशाह को देखते ही उनके पास आया और कहने लगा, जहां अपना की जय हो, यह जो सामान आप देख रहे हैं वह मैंने इसी मिट्टी के ढेर से बनाया है। मैंने कई कुम्हारों को इस काम पर लगाया और यह सब तैयार करवाया है। अब सारा सामान बनकर तैयार है। मैं इन्हें बाजार में फरोख्त कर सोने की अशरफियां जमा कर सकता हूं। बस आपके हुक्म का इंतजार है। यह सुनकर शहंशाह बहुत ही मुतमईन हुए और अपनी बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपने हमारे अक्लमंद खजांची का दिमाग तो देख ही लिया कि किस तरह से वह मिट्टी के ढेर को सोने में बदल सकता है, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई है जो हमारी आजमाइश में बिल्कुल नाकाम रहा। अब आप ही ये बताइए कि खजांची के साथ हमारा मशवरा करना गलत है। शहंशाह की बात सुनकर बेगम को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, जहां अपना आपने जो भी फैसला किया है वह बिल्कुल सही है। आज के बाद मैं आपसे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से शहंशाह की नजरों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई और अपने खजांची की अक्लमंदी से खुश होकर शहंशाह ने उसे अपना वजीर ए आजम बना लिया। अब तो सलीम शहंशाह का सबसे खास आदमी बन चुका था। वह अक्सर इंतजामिया के कामों में शहंशाह को मशवरा देने लगा। जब भी शहंशाह के दरबार में कोई फरियादी अपनी मुश्किल लेकर आता तो शहंशाह अपने वजीर ए आजम से उसके बारे में गौर जरूर करते थे। एक दिन की बात है, शहंशाह के दरबार में 4 भाई एक अजीब सी मुश्किल लेकर आए। सबसे बड़ा भाई बोला, जहां पनाह, कुछ वक्त पहले हमारे वालिद साहब की मौत हो गई थी। वे हमारे शहर के एक बहुत ही मशहूर ताजिर थे। मौत से थोड़ी देर पहले उन्होंने हम चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और हमसे कहा, बेटो, मैंने अपनी सारी दौलत तुम चारों में तकसीम कर दी है और यह जो 4 संदूक तुम देख रहे हो ना, इन्हीं में तुम चारों का हिस्सा बंद है। जो संदूक जिसका होगा उस पर मैंने नाम लिखवा दिया है। इसलिए मेरी मौत के बाद तुम चारों अपने अपने हिस्से के संदूक खोल लेना। यह कहकर उन्होंने हम चारों को संदूकों की चाबियां दे दी और फिर बड़े भाई ने कहा, जहां पनाह, वालिद साहब की मौत के बाद जब मैंने अपने हिस्से का संदूक खोला तो वह कागजात से भरा हुआ था। दूसरे भाई ने कहा, जहां पनाह, मेरे हिस्से के संदूक में मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई थी। तीसरे भाई ने कहा, जहां पनाह, मेरे संदूक में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। चौथे भाई ने कहा, जहां पनाह, मेरे संदूक में दरख्तों की पत्तियां भरी हुई थी। संदूकों के अंदर इस तरह का अजीब सामान देखकर हम चारों भाई बड़ी उलझन में फंस गए हैं। आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? वालिद साहब ने यह कैसी अनोखी दौलत हमें दी है?
अभी तक कोई भी हमारी इस मुश्किल का हल नहीं कर पाया। मेहरबानी करके आप ही इस मुश्किल का कुछ हल बताइए जहांपनाह। उन चारों भाइयों की बात सुनकर शहंशाह जुबैर भी उलझन में पड़ गए और तब उन्होंने अपने वजीर आजम की तरफ देखा और पूछा, वजीर आजम जी, क्या आप इन भाइयों की मुश्किल का हल कर सकते हैं? वजीर आजम बोले, जहांपनाह, जरूर कर सकता हूं। इसके बाद वजीर आजम सलीम कुछ देर तक सोच विचार करने लगे और फिर बोले, जहांपनाह, इनकी मुश्किल कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। और फिर वजीर आजम उन चारों भाइयों की तरफ देखकर कहने लगे, तुम चारों के वालिद साहब बहुत ही अक्लमंद आदमी थे। अब मेरी बात को गौर से सुनो। तुम्हारे वालिद साहब ने दौलत का बंटवारा इस तरह से किया है, जिस भाई को कागजात से भरा हुआ संदूक मिला है, उस बेटे पर वालिद साहब ने अपने तिजारत के लेन देन को संभालने की जिम्मेदारी डाली है। जिस भाई को मिट्टी से भरा हुआ संदूक मिला है, उस बेटे पर वालिद साहब ने अपने तिजारत के लेन देन को संभालने की जिम्मेदारी डाली है। मिला है, उस बेटे पर वालिद साहब ने अपनी पूरी जमीन का भार सौंपा है। ईंट पत्थर वाला संदूक जिसे मिला है, वह अपने वालिद साहब के मकान का मालिक होगा। और पत्तियों वाले संदूक का मतलब है कि उन्होंने अपने बेटे को अपने बाग बगीचों का मालिक बनाया है। वजीर की बात सुनकर बड़ा भाई बोला, हुजूर, हमें नहीं पता था कि वालिद साहब ने इन संदूकों के जरिए हम चारों भाइयों को आपस में किस तरह से अपनी दौलत तकसीम की है, मगर आपने बहुत ही उम्दा तरीके से हम भाइयों की मुश्किल का हल किया है। सचमुच आपके इंसाफ और आपकी अक्लमंदी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वजीर आजम बोले, अब तुम चारों भाइयों को चाहिए कि अपने वालिद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगी को चलाओ और आपस में मिलजुल कर रहो। चारों भाई वजीर के इस इंसाफ से मुतमिन होकर वापस चले गए। एक बार फिर से वजीर आजम ने अपनी अक्ल से शहंशाह का दिल जीत लिया। कुछ वक्त ऐसे ही गुजरा तो शहंशाह जुबैर के दरबार में शहर के कुछ शहरी अपनी फरियाद लेकर आए। जहांपनाह, इन दिनों बड़ी ही तेजी से महंगाई बढ़ रही है। तेल, घी और बाकी सभी चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए क्या किया जाए? हमें तो लगता है जहांपनाह की शहर के ताजरों ने सामान की जखीरा अंदोजी कर ली है, जिसकी वजह से सल्तनत में बहुत ही महंगाई बढ़ गई है। कोई तो तदबीर कीजिए जहांपनाह, ताकि रियाया को इस महंगाई से निजात मिल सके। शहंशाह जुबैर ने अपने सभी दरबारियों और वजीरों से इस बारे में मशवरा मांगा। एक ने कहा, जहांपनाह, हमें जगह जगह पर एक साथ छापे मारने चाहिए। तो दूसरा दरबारी बोला, जहांपनाह, जखीरा अंदोज ताजरों के साथ सख्ती करनी चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। उस दिन शहंशाह का सबसे खास वजीर आजम सलीम दरबार में हाजिर नहीं था और शहंशाह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। तो उन्होंने फरियादियों से कहा, आप सभी मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। 2 दिन के बाद आप मुझसे फिर से मिलें। इसके बाद शाम के वक्त शहंशाह अपने वजीर आजम सलीम के पास गए और उसे अपनी मुश्किल के बारे में बताया। सलीम ने जहांपनाह को इस मुश्किल से निपटने के लिए एक योजना बताई, जिसे सुनकर शहंशाह जुबैर बहुत ही खुश हुए। अगले दिन की बात है। शहर के लोग क्या देखते हैं कि शहर की सड़कों पर ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी और खच्चरों के काफिले चले आ रहे थे। शहर के लोग और ताजर सोचने लगे कि शायद किसी दीगर सल्तनत के ताजर बहुत सा सामान लेकर आए हैं। शहर चांद के एक ताजर ने उस काफिले के एक आदमी से पूछा, क्या माल है भाई तुम्हारे पास? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं घी लेकर आया हूं। इस काफिले के दूसरे आदमी ने कहा, मेरे पास खाने का तेल है और गुड़ है। यह खबर सुनकर तो शहर चांद के ताजरों में हलचल मच गई। उसी रात को शहर चांद के सभी ताजर एक जगह पर जमा हुए और आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, यह दीगर शहर के ताजर तो बहुत सारा माल लेकर हमारे शहर में आ गए हैं। अब हमारा क्या होगा? हमने जो गोदाम में माल रखा हुआ है, हम अब उसे ऊंची कीमतों पर कैसे फरोख्त पाएंगे? दूसरा ताजर बोला, इस मुश्किल से निपटने का बस एक ही तरीका है, सामान की कीमतों को पहले की तरह कम करना होगा। तभी हम अपने जखीरा किए हुए माल को बगैर नुकसान के बाजार में फरोख्त कर पाएंगे।
बाकी के ताजिर भी कहने लगे, हाँ हाँ, अब तो यही तदबीर बचा है। 2 दिन के बाद शहंशाह जुबैर के दरबार में शहर के वही शहरी पहुंचे जो महंगाई होने की फरियाद लेकर आए थे। शहंशाह ने उनसे पूछा, बताइए, ताजरों ने कीमतें कुछ कम की या नहीं? फरियादी कहने लगे, जहां अपना इन 2 दिनों में तो बड़ी अनहोनी हो गई। शहर के सारे ताजरों ने कीमतें घटा दी। और तब उनमें से एक आदमी बोला, जहां अपना इसका सारा सेहरा दीगर शहर से आए हुए उन ताजरों को जाता है जो 2 दिन पहले ही मुख्तलिफ किस्म का माल फरोख्त करने के लिए हमारे शहर में आए थे। शहंशाह ने कहा, वे लोग ताजिर नहीं थे, बल्कि हमारे फौजी थे जो भेष बदलकर ताजिर बन गए थे। हमने जखीरा अंदोज ताजरों से निपटने का यह तरीका किया था। हमारे वजीर आजम सलीम ने हमें यह तदबीर बताई थी। शहंशाह की बात सुनकर एक आदमी बोला, जहां पनाहे, अगर वे ताजिर नकली थे तो उनके पास फरोख्त का इतना सारा सामान कहां से आया? शहंशाह ने कहा, उनके पास सामान नहीं था, सामान की जगह पर ईंट पत्थर भरे हुए थे। जब हमारे शहर के ताजरों ने बाहर से आए हुए ताजरों के पास इतना ज्यादा माल देखा तो उन्हें अपने गोदाम में जमा किए हुए माल की फिक्र हुई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को अपने माल की कीमत फिर से कम करनी पड़ी। सारी हकीकत जानकर सभी फरियादी हैरान थे और कहने लगे, जहां अपना, सचमुच आप और आपके वजीर आजम दोनों बहुत ही अक्लमंद और आलिम हैं। आपकी जय हो जहां अपना, आपके वजीर आजम की भी जय हो। इस तरह से सभी फरियादी शहंशाह और वजीर आजम की तारीफ करते हुए महल से वापस लौट गए। इस तरह से वजीर आजम सलीम ने कई मौकों पर शहंशाह को अपनी सलाह देकर कई मुश्किलों और तकरार का हल किया। अगले कई सालों तक वह शहंशाह के दरबार में वजीर आजम के ओहदे पर काम करते रहे। इस कहानी से हमें कई अहम और खूबसूरत सीखें मिलती हैं। सबसे पहली बात, ईमानदारी हर इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। सलीम एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी सच्चाई और नेक दिल होने ने उसे शहंशाह का सबसे भरोसेमंद वजीर बना दिया। इससे पता चलता है कि असली इज्जत और कामयाबी दौलत या हैसियत से नहीं, बल्कि अमल और अखलाक से मिलती है। दूसरी सीख यह है कि अक्लमंदी और समझदारी हर मुश्किल का हल ढूंढ सकती है। मिट्टी के ढेर को सोने में बदलने का सलीम का तरीका हमें बताता है कि हालात चाहे कैसे भी हों, सही सोच से नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। कहानी यह भी सिखाती है कि दूसरों पर जल्दबाजी में शक नहीं करना चाहिए। शहंशाह की बेगम को भी बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर में यह कहानी यह बताती है कि एक हाकिम का असली फर्ज अपनी रियाया की भलाई करना होता है, चाहे इसके लिए कोई भी चालाक तदबीर क्यों न करनी पड़े। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।